हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल के केस में तीन चीजें चेंज हो सकती हैं, या तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे बट डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, या तो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट। तो देखिए, जब हम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्वल डिस्टेंस, दूसरा इक्वल टाइम और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इसको लिखना कैसे है। तो देखिए, कहता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, then the body is said to be moving with a uniform velocity. However, if a body travels unequal distances in a particular direction in equal interval of time, or it moves equal distances in equal interval of time but its direction of motion does not remain same, then the velocity of the body is said to be यूनिफॉर्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जब हम एवरेज स्पीड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। तो कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, it is never zero. If the velocity of the body moves in a particular direction changes with time, then the ratio of displacement of the time taken in entire journey is called its average velocity. अब average velocity है वो आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड बट विद ए वेरिएबल वेलोसिटी। आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेलोसिटी को वेरिएबल करना है तो आप चाहे तो एक ऐसे मोशन के बारे में इमेजिन कर सकते हो जिसमें डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो सबसे पहली बात कहता है कि मोशन ऑफ द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ with a uniform speed has a variable velocity because in the circular path the direction of motion of the body continuously changes with time। तो देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, जब मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मान लीजिए मूव कर रहा है, और हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे यू कैन मेक अ टेंजेंट, सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो यू हैव टू मेक टेंजेंट एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट की बात करें तो नीचे बनेगा, इस पॉइंट की बात करें तो ऐसे बनेगा, इस पॉइंट की बात करें तो ऊपर की तरफ बनेगा। तो सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज होती है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए ये जो वेलोसिटी है ये एक वेरिएबल वेलोसिटी है। माना ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बट वेलोसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डायरेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो हम करेंगे ये मेरे पास एक वेरिएबल वेलोसिटी है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो बट द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो देखिए एक बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि अगर एक बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट पाथ पे जाकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो अब इसका कुछ डिस्टेंस तो होगा, बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी जीरो आ जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो में हमारी एवरेज स्पीड तो होगी बट एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली जो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि इफ अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम अ पॉइंट एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, average velocity is also zero, but the total distance traveled is not zero and therefore the average speed is not zero। आई होप आपको समझ में आ गया कि आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, और इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।
तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो देखिए अगर तो देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और जब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की तो उसका मतलब होता है देयर इज अ नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। अब इसे एग्जांपल में अगर बताऊं, देखो अगर वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है और आप ब्रेक लगा देते हो, ब्रेक लगाने से क्या होता है उसकी वेलोसिटी में लगातार डिक्रीज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और जहां तक रिटार्डेशन की बात है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा दूं कि आंसर लिखना कैसे है। कहता है कि acceleration is the increase in velocity per second while retardation is the decrease in velocity per second. Thus retardation is a negative acceleration. In general, acceleration is taken positive while retardation is taken negative. I hope आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो देखिए जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता हूं मतलब क्या हुआ, देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, और अगर वेरिएबल इंक्रीज इन वेलोसिटी आती है तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसको लिखना कैसे है, चलिए अब वो देखते हैं। So the acceleration is said to be uniform when equal change in velocity take place in equal interval of time. But if the change in velocity is not the same in the same interval of time, then the acceleration is said to be variable. ठीक है, अगर वेलोसिटी में आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल चेंज अगर आपके पास आ रहा है तब तो हम कहेंगे, देखिए इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में तब तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन है। बट अगर आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी अगर वो सेम नहीं है तब हम कह देते हैं कि ये क्या है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिटार्डेशन एंड नेम इट्स एसआई यूनिट। तो अभी आपको पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब अगर वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको कहेंगे एज ए रिटार्डेशन। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कहते हैं कि रिटार्डेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड एंड नेम इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the quantity, velocity or acceleration determine the direction of motion? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि acceleration का पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताता है कि velocity में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बट velocity का जो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो हमें ये बताता है कि what is the direction of motion। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी velocity। So velocity determines the direction of motion। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हमारे पास आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए अ बॉडी वन स्टार्टेड मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल। एक बॉडी है फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो कहते हैं एक बॉल है उसको मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया, याद है मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो वो एक्सेलरेट करती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, मतलब उसके वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस केस में हम इसको कहेंगे एज ए वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या हुआ, द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए क्राउडेड रोड इज विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि क्राउडेड रोड में क्या होगा आपकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए ये आपकी वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल बन जाता है। फिर आता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो इफ ए कार मूविंग विद वेलोसिटी v is brought to rest by applying brake, then such a motion is an example of uniform retardation। आई होप आपको ये जो एग्जांपल है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये कहता है द डायग्राम दैट इज गिवन बिलो शोज द पैटर्न ऑफ ऑयल ऑन द रोड ड्रिपिंग एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम अ मूविंग कार। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम इट अबाउट द मोशन ऑफ द कार। तो पहले आप ये देखिए ये जो गैप है ये कैसा गैप है, देखिए ये दोनों देखो यहाँ तक क्या है, ये गैप सेम है, उसके बाद गैप देखो आपका कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार है ना उसने ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो लगातार डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इंफॉर्मेशन ये ऑयल के ड्रॉप्स देख के ही हमें पता लग रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इनिशियली इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड क्योंकि गैप सेम है, एंड देन इट स्लोस डाउन क्योंकि गैप जो है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर कहता है डिफाइन द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्टेट इट्स एवरेज वैल्यू। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जहां तक इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये इसकी एक एवरेज वैल्यू है। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए मैं आपको पहले बता दूं ये एक एवरेज वैल्यू होती है जो हम 9.8 की बात करते हैं, और एवरेज इसलिए क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जब हम नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो मेरा जो जी है उसकी वैल्यू में चेंज आता है। आपको मैं पहले बता दूं कि जो जी की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है नॉर्थ साइड पे या साउथ साइड पे, और सबसे कम होती है आपकी इक्वेटर पे। इसका रीजन ये है कि एक्चुअली में जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा आपका इलिप्टिकल शेप का है, थोड़ा सा आपका इलिप्टिकल शेप का है। तो सेंटर से यहाँ जो इसकी रेडियस है वो कम है, और यहाँ जो रेडियस है इक्वेटर साइड पे वो ज्यादा है, और जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ समझने के लिए कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। सो पोल में रेडियस कम होने की वजह से वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और इक्वेटर साइड पे जी की वैल्यू क्या होती है आपकी कम होती है, क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको इसका जो सही आंसर है वो दिखाता हूं। सो कहता है नो, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर ऑन द अर्थ सरफेस, और इसका जो जेन्युइन रीजन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ अ स्टोन एंड अ पेंसिल आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली इन वैक्यूम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, देन व्हिच ऑफ द टू विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? तो आंसर है both. Both will reach the ground simultaneously since acceleration to gravity is same on both. मैं आपको ना एक जनरल मतलब इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लेनेट है जिसका मास है m और जिसका रेडियस क्या है r है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किसी प्लेनेट का भी अगर निकालना है तो वो होता है जी कैपिटल M ओवर r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद नहीं करना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में जो ये कैपिटल जी है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है आपकी। एम जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट होता है, और जो आर है वो आपका होता है रेडियस ऑफ द प्लेनेट। सो ये प्लेनेट के मास पे प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो किसी मर्जी बॉडी को आप फेंको किसी हाइट से तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि वो उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करता। सो इसलिए चाहे आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज है उनका मास अलग अलग है, लेकिन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी दोनों केस में सेम आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बाकी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप उनके क्वेश्चंस और आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।